सो फोलेट को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फोलेट आपके पास क्या है जी। फोलेट डेफिशिएंसी दिस इज मोस्ट ऑफ a result of a poor dietary intake of folate alone or in combination with a condition of increased folate utilization or malabsorption। कह रहा है कि फोलेट की डेफिशिएंसी है वो क्यों हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो सकता है कि आपकी डाइटरी इनटेक है वो कम है फोलेट पे। तो आप अगर डाइट में अपनी फोलेट ले नहीं रहे तो आपको जो है फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है कि आपकी डाइट में फोलेट तो है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट उसकी इंक्रीज हो गया है, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसके ज्यादा होने की वजह से जो है फोलेट की डेफिशिएंसी हो गया है। या ये हो सकता है कि आप डाइट में इंटेक तो फोलेट की कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से किसी डिजीज कंडीशन की वजह से जो उसकी मैलअब्जॉर्प्शन है, जो उसकी जो आपके पास है बॉडी के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होनी है वो नहीं हो पा रही, तो उसके नतीजे में जो है फोलेट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। आगे ईटियोलॉजी का टेबल है उसमें डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो फोलेट को जो है आपकी बॉडी में जो है मैलअब्जॉर्प्शन करवाएगी। ये पॉइंट्स जरा देख लें कि जो फोलेट आप डाइट में लेते हैं वो जो है कॉमनली होता है पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में। फोलेट जो है उसकी जो फॉर्म है पॉलीग्लूटामेट फॉर्म वो आप डाइट में लेते हैं, लेकिन जब अब्जॉर्प्शन होनी होती है तो वो जो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है मोनोग्लूटामेट फॉर्म में, और जो जिजुनम के अंदर जो मोस्टली अब्जॉर्प्शन होती है वो मोनोग्लूटामेट फॉर्म में होती है। तो इसके अब्जॉर्प्शन भी आप देख सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन जो फोलिक एसिड की कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, लेकिन जो है जिजुनम के लेवल पर जाके इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपको मोनोग्लूटामिक फॉर्म है वो फर्दर जो है ना ब्लड के अंदर वो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसे आप जो है आप इसे जो है THF भी कह सकते हैं। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट है THF। तो ये टर्म्स है। पॉलीग्लूटामेट फॉर्म क्या है, मोनोग्लूटामेट क्या है, और जो आपकी जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म को आपने याद रखना है कि जो एक्टिव फॉर्म है उसे आप कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट या फिर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट THF। तो अब्जॉर्प्शन के वाले से भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। तो अब्जॉर्प्शन के मैं आपको बता दूं कि अब्जॉर्प्शन जो आयरन की थी वो ड्यूडिनम के अंदर हो रही थी, फोलिक एसिड की जो अब्जॉर्प्शन है वो जिजुनम के अंदर होती है, B12 की जो अब्जॉर्प्शन है वो इलियम के अंदर होती है। तो ये जो पॉइंट्स ना तीनों आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं और इस चीज को आप लोगों ने नहीं भूलना। ये रिएक्शंस अगेन वही रिएक्शंस आ गए हैं जो हमने अभी बायोकेमिकल बेसिस में देखे हैं। यहाँ पे एक और उसने फॉर्म में शो किया हुआ है। तो होमोसिस्टीन जो है वो जो है मिथायोनीन में कन्वर्ट हो रही है, किसकी मौजूदगी में, B12 की मौजूदगी में, और इसके साथ साथ फोलिक एसिड की मौजूदगी में। होता क्या है कि जो मिथाइल B12 है वो कन्वर्ट हो जाती है B12 में। मिथाइल B12 जो है वो B12 में कन्वर्ट हो जाती है, और जो B12 है मिथाइल B12 में कन्वर्ट होती है तो वो कैटालाइज करती है रिएक्शन को मिथाइल THF जो आपका है उसकी जो कन्वर्शन है इनटू THF। तो मिथाइल THF जो है वो THF में चला जाता है। तो यहाँ पे मकसद क्या है कि B12 भी यूज हो रहा है और फोलिक एसिड भी यूज हो रहा है। उसके अलावा रिएक्शन तो आप देख ही सकते हैं कि THF बनता है। THF जो आगे है मिथाइलिन THF में जाता है, जो आपका मैंने लास्ट जो स्लाइड में डायग्राम में शो किया था। तो ये THF है वो आगे मिथाइलिन THF में कन्वर्ट होता है, और आपने देखा था कि मिथाइलिन THF जो था वो DHF में जा रहा था, जो एक रिएक्शन की कन्वर्शन करवा रहा था कि जो DUNP था वो आपका कन्वर्ट हो रहा था DTNP में। और इसका जो फायदा में क्या था कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंथेसिस है, जो DNA की सिंथेसिस है उसमें वो अपना रोल प्ले करता है। तो ये फोलिक एसिड का एक रिएक्शन शो किया हुआ है जो कि आप लोगों ने देख लेना है कि होमोसिस्टीन को मिथाइलिन में कन्वर्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ B12 एंड फोलिक एसिड we get tetrahydrofolate THF. THF is converted into methylene THF. Methylene THF is converted into DHF, and this reaction catalyzes the conversion of DUNP into DTNP required for the DNA synthesis. ये बायोकेमिकल बेसिस आ जाएगी फोलिक एसिड सिंथेसिस के हवाले से। अब हम देख लेते हैं जी ईटियोलॉजी ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। ये फोलेट की डेफिशिएंसी में जो है क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो टेबल की फॉर्म में मैंने शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया कि न्यूट्रिशनल काजेस कौन से हो सकती हैं, इसके अलावा मैलअब्जॉर्प्शन भी काजेस हो सकती हैं, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रही है,
या फिर उसका जो लॉस है वो आपकी बॉडी से काफी ज्यादा हो रहा है फोलेट का, लाइक एक्सेस यूरिनरी फोलेट लॉस, ड्रग्स की वजह से, या फिर जो मिक्स्ड काजेस आ रहे हैं। तो देखना कागज में उसने क्या है कि यहाँ तो न्यूट्रिशन नहीं अच्छी, न्यूट्रिशन अच्छी है तो आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है तो आपकी बॉडी जो है यूटिलाइज बहुत कर रही है। इसके अलावा यहाँ तो हो सकता है कि जो आपकी बॉडी है वो एक्सक्रीट ही बहुत ज्यादा कर रही है इस चीज को, या आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो आपका फोलिक एसिड है वो आपकी बॉडी से लॉस होगा। इस तरह के ड्रग्स हैं या फिर जो मिक्स्ड काजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन में अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन से लिखा है स्पेशली ओल्ड एज, institutions, poverty, famine, special diets, goat's milk anemia। तो ये एक आदत आ जाती है न्यूट्रिशनल में, ये आप अगर ऐसा चीज याद कर लेनी है। मैंने एब्जॉर्प्शन में वही जो आपके पास आदत आ जाती है, ट्रोपिकल स्क्यू है, ग्लूटेन इंड्यूसिंग डायबियोपैथी है, अडल्ट और चाइल्ड, इसके अलावा जो है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है, जिजनल रिजेक्शन है या क्रोन्स डिजीज है। तो इन केसेस में जो है मैंने एब्जॉर्प्शन उसकी जो होगी। और एक्सेसिव यूटिलाइजेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो है कि फिजियोलॉजिकल काज है, दूसरा है कि पैथोलॉजिकल काज है। यूटिलाइजेशन जो है फोलिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर, उसके पीछे दो रीजन हो सकती है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है या फिर एक डिजीज प्रोसेस जो है प्रोसेस हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में अगर आप देखें तो फिजियोलॉजिकल में आ जाता है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन और इसके अलावा प्री मैच्योरिटी। तो इन जो कंडीशंस में जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है फोलिक एसिड की जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल काजेज में अगर आप देखते हैं तो इसमें आ जाते हैं हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस आ जाती हैं, हेमोलिटिक एनीमियाज आ जाते हैं, माइलोफाइब्रोसिस आ जाती है, और इसके अलावा कैंसरस कंडीशंस आ जाती हैं, किसी भी किस्म के कार्सिनोमास, लिम्फोमास या माइलोमास, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ सकती हैं, आपके ट्यूबरकुलोसिस है, क्रोन्स डिसीज है, रूमाटाइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, एक्सोलिएटिव डर्मेटाइटिस है और मलेरिया है। तो इन कंडीशन में जो आपकी है बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की यूटिलाइजेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फोलेट है वो लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? वाया दी यूरिन, तो यूरिन के जरिए जो है वो लॉस हो रहा है। इसमें जो है आपका लिवर का भी मसला हो सकता है, इसके अलावा जो है आपका जो हार्ट का भी मसला हो सकता है, CHF हो सकता है। ड्रग्स में आप देखें तो एंटी कन्वर्सेंट्स हैं, सल्फासालाजीन है, ये वाले ड्रग्स हैं। मिक्स में अगर आप देखें तो लिवर डिजीज आ सकती हैं, अल्कोहलिज्म है, इंटेंसिव केयर है। तो ये टेबल है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। हो सकता है कि आपसे ऐसे कोई पूछ ले कि आप बताएं काजेस ऑफ द फोलेट डेफिशिएंसी, तो आप सब पर ये हेडिंग्स बनाए और अपने हेडिंग्स के अंदर जो दो चार बातें आप लोगों को याद होती हैं वो आपने लिख देनी है। कोशिश तो करें सारा वर्ड बाय वर्ड ही याद करें, लेकिन अगर सारा याद नहीं होता जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद होती हैं उन्हें आप याद करें। तो उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। तो क्लिनिकल फीचर जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के डिस्कस किए वही आ जाएंगे। फर्क ये होगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपके पास है एनटीडी वो आपको देखने को मिलता है। एनटीडी का आपने याद रखना है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो न्यूबॉर्न बेबीज में हो सकता है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप जो है अगर जो मदर है वो डेफिशिएंट होगी फोलिक एसिड में तो उसका जो बेबी है उसमें चांसेस हैं एनटीडी के होने के। न्यूरल ट्यूब जो न्यूट्रल लिखा गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा। और इसके अलावा जो है वही बात है कि जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले भी फोलिक एसिड की जो है आपको मदर को जो है वो दी जाती है, डोज दी जाती है। इसके अलावा जो है जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी जो है फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन रेकमेंड की जाती हैं ताकि फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो और जो बेबी का जो एनटीडी के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं अगर आप फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देते हैं। डायग्नोसिस में अगर आप देखें तो डायग्नोसिस में जो है इजी डायग्नोसिस है, फोलेट की डेफिशिएंसी है तो आपका जो सीरम फोलेट लेवल है वो कम होगा और इसके अलावा जो आरबीसी फोलेट है वो भी कम होगा। ये जो जरा बेटर टेस्ट होता है कि अगर आप आरबीसी फोलेट को चेक कर लें, वैसे तो आपके पास दोनों ही कम होते हैं लेकिन आरबीसी फोलेट है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है सीरम फोलेट की निस्बत। तो डायग्नोसिस में सिंपल सीरम फोलेट का लेवल कम होगा और इसके साथ जो है आरबीसी फोलेट है उसका लेवल कम होगा। लास्ट हम आ जाते हैं पर्नीशियस एनीमिया के ऊपर। पर्नीशियस एनीमिया को समझने के लिए जो है ना आपने इसका कंपैरिजन कर लेना B12 के साथ। B12 मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है कि B12 में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है।
आपका जो स्टमक है वहां से जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है इंट्रिंसिक फैक्टर है वो जरूरी होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, लाजमी है। तो अगर जो इंट्रिंसिक फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो B12 की जो अब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगी। पर्नीशियस एनीमिया जो टर्म है ना, ये हम स्पेसिफिकली तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर रिलेटेड। इंट्रिंसिक फैक्टर और जो B12 है ना, उनके जब जो है उनकी बाइंडिंग के वाले से या इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही नहीं रहा, ब्राइटर सेल के वाले से एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो पर्नीशियस एनीमिया जो है वो काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन जाता है। ऑटोइम्यून में क्या डिसऑर्डर कौन सा होता है कि उसमें आपकी बॉडी जो है ना अपने ही खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। एंटीबॉडीज का मकसद तो ये होता है कि फौरन से जो चीज आ रही है, बाहर से कोई पैथोजेनिक चीज आ रही है तो उसके खिलाफ जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में ये होता है कि बॉडी को पता नहीं चलता कि सेल्स क्या है, कि मेरे पास जो है मेरी चीज क्या है और बाहर से कौन सा एंटीजन आ रहा है। तो बॉडी जो है वो अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, तब हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून है ये डिसऑर्डर है। तो पर्नीशियस एनीमिया में कुछ ऐसे ही सिनेरियो होता है कि जो एंटीबॉडीज है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज काज्ड बाय द ऑटोइम्यून attack on the gastric mucosa leading to the atrophy of the stomach। पर्नीशियस एनीमिया में यही होगा कि जो B12 उसका लेवल है कम हो जाएगा। एंटीबॉडीज का आप देख लें कि एंटीबॉडीज कौन सी होगी। 90% of patients show Praetor cell antibody in the serum directed against the gastric H positive, K positive ATPase, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज जो है उसके खिलाफ जो है 90% ऑफ पेशेंट्स में एंटीबॉडीज पाई जाती है उनके सीरम में। प्राइटर सेल जो है ना, प्राइटर सेल एंटीबॉडी के प्राइटर सेल के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बढ़ गया। प्राइटर सेल क्या है, आपके स्टमक के अंदर सेल्स है, उनका फंक्शन क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं बनेगा तो B12 के साथ उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। B12 के साथ अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिलता तो उसकी बॉडी के अंदर जो आपकी B12 की एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगी। So 90% ऑफ पेशेंट जो है उनमें प्राइटर सेल एंटीबॉडी पाई जाती है। इसके अलावा 50% ऑफ जो है पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है, लेकिन वो एंटीबॉडी जो होती है डायरेक्टेड है, वो किसी और चीज के अगेंस्ट होती है। एंड एंटीबॉडी टू इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच इनहिबिट्स द इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंडिंग टू द B12। यहाँ पे जो एंटीबॉडी बन रही है ना उसका क्या फंक्शन है, वो करती क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की जो बाइंडिंग है ना B12 से वो नहीं होने देती। ऊपर हमने देखा कि 90% पेशेंट प्राइटर सेल के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन गया कि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक तरीके से बन ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे 50% जो पेशेंट्स है उनके अंदर होता है कि ऐसी एंटीबॉडी बन जाती है जो इंट्रिंसिक फैक्टर को और B12 को आपस में मिलने ही नहीं देती। तो अगर वो आपस में उनकी जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। सो ये जो है एंटीबॉडीज जो है पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। पर्नीशियस एनीमिया जो है इसमें भी B12 की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म आपने समझे हैं कि ऑटोइम्यून अटैक हो जाता है जो आपका जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के वजह से, तो जो B12 की एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती इस तरीके से। डायग्नोसिस में सिंपल है कि ऑटो एंटीबॉडीज का आप डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑटो एंटीबॉडीज के अलावा आप जो है सीरम B12 है उसका लेवल चेक कर सकते हैं। सो जो B12 का लेवल है जाहिर सी बात है वो भी कम होगा।